KP classes dedicated to excellence. Hi guys, welcome to KP classes and welcome to this series of Law of Thoughts. In the third video of Law of Thoughts, we had discussion on how Law of Thought have been developed in India, right? So what is the importance of the development in context with India? We have done that in the last class, and now in today's class, this is going to be an important topic of Law of Thought where we are going to talk about liabilities in Law of Thought. कि जो Law of Thought है उसमें लाइबिलिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, किस तरीके से हम किसी को लायबल हेल्ड करते हैं. लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लाइबिलिटी. जैसे मान लो, जैसे हम क्रिमिनल लॉ का एग्जांपल लेते हैं. अगर मान लो किसी पर्सन का मर्डर हो गया, तो अब अगर किसी पर्सन का मर्डर होता है, किसी के घर पे चोरी हो जाती है, किसी के साथ कुछ गलत होता है, तो उस केस में किसी पर्सन की तो लाइबिलिटी होगी. हु इज़ लायबल, राइट? तो हम लॉ ऑफ टॉर्ट में लाइबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे और कितने टाइप की लाइबिलिटी है उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में, राइट? सो वेलकम टू दिस डे 4 ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. उससे पहले ये एक स्मॉल ओवरव्यू है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लैट 2026 की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं. तो अभी हम आपके लिए ऑलरेडी वी आर कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस ऑन द यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपका लीगल रीजनिंग को 5 सेक्शंस में कंप्लीट करने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू, जिसमें हम आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन and family law. This is what we are going to cover, and when I am saying IPC, I mean by criminal laws. तो उसके लिए अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप YouTube पे बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं. Along with that, अगर हम जो जैसे क्लासरूम में हम जो पढ़ाई करते हैं उसका आपको, अगर जैसे हमने ये फ्लो चार्ट बना रखा है, तो एक बहुत अच्छा डिटेल आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है. वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको केपी एग्जाम प्रेप ऐप को आपको इंस्टॉल करना है. जब आप ऐप पे जाते हैं आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, एंड वंस यू ओपन दैट, दिस इज़ फॉर दी एंड्रॉयड यूजर्स एंड दिस इज़ फॉर दी iOS. आपको ये ORG कोड दे रखा ICO और आप इसको एक्सेस कर पाएंगे अपने आईफोन में भी. सो दिस इज़ फॉर दैट. और जैसे ही आप अपना ये इंस्टॉल करते हैं आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देता है, दिस इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्क्रीन. और जैसे ही आपको 3 डॉट दिखाई देते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं, यू विल कम ऑन दिस पेज जहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाता है, जहाँ पर आपको, अगर आप ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हैं और उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी फ्री रिसोर्सेज आपको यहाँ पर ऐप पे मिल जाते हैं, राइट? तो अगर आप अपने बोर्ड्स की, अगर आप क्लैट की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री रिसोर्सेज को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के आपको एक केपी एग्जाम प्रेप का प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करता है. अलॉन्ग विद दैट अब हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, जिसमें हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं लाइबिलिटीज़ इन लॉ ऑफ टॉर्ट, राइट? तो अब हम देखो लाइबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं उससे पहले यहाँ पे आता है एन ऑब्लिगेशन दैट लीगली बाइंड्स एन इंडिविजुअल फॉर सेटलिंग अ रॉन्गफुल एक्ट दे मे हैव कमिटेड, राइट? तो ये क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ लाइक एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या है, जो दो लोगों को बाइंड करती है, जो दो लोगों को ऊपर कोई कंडीशन इम्पोज करती है. फॉर सेटलिंग अ रॉन्गफुल एक्ट, those who have committed it, one who is bound in law and justice to do something which may be enforced by action. The liability in the law of torts may arise from contracts either express or implied. अब जैसे मान लो there is a legally binding something on people, right? There are two people and there is a obligation that is being created on them. So if any one of them commits a breach of that obligation, right? So they will be said to have committed tort, राइट? अगर मान लो कोई ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर एंड यू ब्रीच दैट ऑब्लिगेशन, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर लाइबिलिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट. सो द लाइबिलिटी इन द लॉ ऑफ टॉर्ट में अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स आइदर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ टॉर्ट्स कमिटेड. द लाइबिलिटी ऑफ मैन आर नॉट इन जनरल ट्रांसफर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स. अब जैसे हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं ना, जनरली आप देखोगे जो लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर होती हैं, बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट जो लाइबिलिटीज हैं वो फर्दर ट्रांसफर नहीं होती, रादर दे एक्सटेंड टू द स्टेट इन हिज हैंड. जैसे मान लो स्टेट होती है किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पे जो लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर होती है. हम इस पे आएंगे वापस, आप इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो. जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो अगर सर्वेंट किसी भी तरह का टॉर्ट कमिट करता है, किसी भी तरह का रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, so master is liable for the same. आप समझ गए? when you are working under a employment, so you are an employee there, so you are working on the direction of your employer,
सो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, दैट योर एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द सर्वेंट। तो ये एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो ये एक ओवरव्यू था, अगर नहीं समझ आया जाने दो, छोड़ दो उसको। अब उसके बाद आ जाते हैं अलग अलग तरह की कितने टाइप की लाइबिलिटी होती है। तो उसमें आपका पहला आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का एग्जांपल। अब जब हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है, when master is liable for the wrong committed by his servant, this is called as vicarious liability. Vicarious liability under law of tort refers to a situation where someone is held responsible for the action or omission of another person. जब कोई और wrongful act commit करता है लेकिन उसके लिए liability किसी और person की होती है, this is called as what? This is called as वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी लॉ ऑफ टॉर्ट में हम बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी दूसरे पर्सन को हेल्ड किया जाता है लाइबल। इन द फील्ड ऑफ अ टॉर्ट अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन एक्ट ओनली। और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है, जो कोई भी पर्सन होता है वो ही अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। in the field of torts a person is liable for his own acts only। अब जैसे इसमें दे रखा है लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। अब जैसे एजेंट होता है, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट। जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है, तो लाइबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल की होती है। जैसे हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं ना, ये 4 टाइप्स की लाइबिलिटीज आ जाती है। जैसे मान लो अगर एजेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो एजेंट की लाइबिलिटी नहीं होती, उस केस में जो लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होती है। वैसे ही दूसरा केस दे रखा है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर ईच अदर्स टॉर्ट। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, व्हेन आई से पार्टनर्स आई डोंट मीन बाय लाइफ पार्टनर्स, राइट, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो अगर कोई भी पार्टनर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए चारों लायबल होते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ऑफ कि चारों ने ही उसको कमिट किया है। सो दिस इज हाउ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ ईच अदर्स टॉर्ट। फिर उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। और जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है तो मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट इन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। इफ ही इज गोइंग बियॉन्ड द एम्प्लॉयमेंट, that is not the responsibility of master. I hope you get that. Liability of the state और liability of the administration. अब जैसे हम बात करते हैं बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। सो इफ एनी रॉन्गफुल एक्ट डन बाय देम, सो इन दैट केस स्टेट इज लायबल, नॉट देम, इफ दे आर अंडर द एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। क्या है, इसको हम एक मैक्सिम से समझ सकते हैं जो आगे आएगी भी, जिसको हम बोलते हैं क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स वन हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ। तो अब इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो, जो प्रिंसिपल है वो एक्ट करता है एजेंट के थ्रू, तो प्रिंसिपल लाइबिलिटी किसकी हुई? प्रिंसिपल की लाइबिलिटी हुई। सिमिलरली जब हम पार्टनर्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी पार्टनर्स की कंसेंट से लिए जाते हैं। तो अगर एक पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो इट विल बी एज्यूम्ड दैट ऑल ऑफ देम हैव कमिटेड द सेम रॉन्ग। फिर उसके बाद जैसे लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट। नाउ मास्टर इज एक्टिंग थ्रू सर्वेंट, राइट। सर्वेंट इज नॉट डूइंग हिज own will. So here the liability is on the master, liability of the state or liability of the administration, and there are employees who are under the central government or the state government, and if they are committing any wrongful act, in that case the liability will be of the state, liability will be of the administration। चलो अब ये यहाँ पे उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हम जब बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट, राइट, देयर इज वन थिंग गिवन, देयर इज अ पर्सन हु गिव्स लीगल अथॉरिटी to another to act or on his behalf in a business relationship. Agent is a person who have the legal authority to act when dealing with the third person is business transaction। अब देखो क्या है, जैसे हम प्रिंसिपल एजेंट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसने लीगल अथॉरिटी दी है एजेंट को to act on his behalf, राइट, टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ इन अ बिजनेस रिलेशनशिप। किसी भी बिजनेस में जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है। सो इन केस एनी रॉन्ग इज बीइंग कमिटेड बाय द एजेंट इन दिस केस, सो द लाइबिलिटी विल बी ऑफ प्रिंसिपल। तो इस केस में जो लाइबिलिटी है वो प्रिंसिपल की होगी। अगेन दिस की फैसेट पर इलियम फैसेट पर से मैक्सिम इज गिवन एंड द मीनिंग इज वेरी सिंपल। एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल वेयर अथॉराइज्ड अनदर टू कमिट अ टॉर्ट। तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, इसका मतलब होता है वन हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ। आई होप यू गेट दैट। तो अब यहाँ पे ये आ गया, द प्रिंसिपल
is liable vicariously because of the principal agent relationship between them, they are considered as joint tortfeasor. In such a case the plaintiff has a choice either to sue the principal or agent or both. तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरली प्रिंसिपल लाइबल होता है, प्रिंसिपल एजेंट बोथ लाइबल होता है. नाउ लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट, इसको हम बोलते हैं, इसको जैसे भी हमने किया क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, सिमिलरली इट इज कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट सुपीरियर. लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल. इस केस में क्या होता है, अगर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इज देयर, सो इन दैट केस मास्टर विल बी लाइबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय द एजेंट, राइट. अगर एजेंट कुछ भी गलत करता है, अगर सर्वेंट कुछ गलत करता है, उस केस में जो लाइबिलिटी होती है मास्टर की होती है. टॉर्ट, अब इसके दो एसेंशियल कंपोनेंट हैं. देयर द टॉर्ट वाज कमिटेड बाय द सर्वेंट एंड द सर्वेंट कमिटेड द टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. अब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. जो हम वाइकरियस लाइबिलिटी की बात करते हैं उसमें ये जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है उसमें कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. unless and until अगर beyond the course of employment है, in that case servant will be liable or else master will be liable. Now there are 4 conditions given. The principal can only be had liable for only the agent when all the 4 conditions are made. Agent was employed to perform a particular type of act. अब देखो ये दे रखा है कि किस केस में जो एजेंट है उसकी लाइबिलिटी होगी. एजेंट को एम्प्लॉय किया गया था एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्ट करने के लिए. अब उसके बाद एजेंट वाज inspired by an intent of principal. Agent method could have been anticipated by the principal. Agent acted at an authorized place and during the authorized time of employment. अब ये सारे आपको essential components दे रखे हैं कब जो ये liability है, right? The principal can only had liable for only the agent act when all the 4 conditions are met. Principal केवल तभी liable होगा agent के act के लिए जब ये सारी conditions fulfill होती हैं. पहली चीज क्या है, agent को employ किया गया था पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्ट को परफॉर्म करने के लिए. फिर एजेंट जो है वो इंस्पायर्ड था इंटेंट ऑफ प्रिंसिपल से, राइट, कि जो एक्ट उसने किया दैट वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल, और जो एजेंट ने मेथड यूज किया दैट वाज एंटिसिपेटेड बाय द प्रिंसिपल. और एजेंट का जो एक्ट है इट वाज अकर्ड एट द अथॉराइज्ड प्लेस ड्यूरिंग द अथॉराइज्ड टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो सभी जब कंडीशंस फुलफिल होती हैं उसी केस में जो प्रिंसिपल है वो लायबल होता है फॉर द रॉन्ग डन बाय द एजेंट और एल्स the liability will be extend to only agent. I hope this is clear now. Mistake and fraud of the servant. अब अगर मान लो कोई भी mistake की जाती है, it is where servant having a lawful authority to do some act on the behalf of makes an excessive use of authority. अब क्या है, उसको कोई authority दी गई थी and he is going beyond that authority. He is exercising that power. He is not exercising that power. He is going beyond that power. So in that case, the liability will be to whom? The liability will be only of the servant. Servant has an implied authority to protect the property of his master. So in that case, liability will extend only and only to the servant. In this case, now partners in a partnership firm, relationship as between the partners as that of principal and agent. जो partnership में partners होते हैं ना, उनका जो relationship होता है that is of more about a agent, principal agent. एक जो पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट की तरह से काम करता है. वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं इट इज़ कंसीडर्ड एज कि सबकी कंसेंट से ही डिसीजन लिया गया. फॉर अ टॉर्ट कमिटेड बाय एन पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ऑल द फर्म, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल इन द सेम एक्सटेंट एज दैट ऑफ गिल्टी पार्टी. तो क्या है, उसमें जो पार्टनर्स हैं वो सेम एक्सटेंट तक लायबल होते हैं. दिस इज पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस. चलो, तो अभी हमने लाइबिलिटीज़ में आज की क्लास में डिस्कस किया वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में. इसके बारे में हम और डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में. उससे पहले देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जैसे अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया था आई थिंक पहली क्लास में, लॉ ऑफ टॉर्ट आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिफरेंट है, राइट. जैसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करते हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं. लेकिन जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं जो पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं. वैसे ही अगर हम लाइबिलिटी की बात करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइबिलिटी होती है वो इम्पोज्ड बाई पार्टी होती है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में जो ड्यूटी है दैट इज बीइंग इम्पोज्ड बाई स्टेट. सो दीज आर द डिफरेंसेस, राइट. वो हमने पहले क्लास में किए थे कि हमें डिफरेंसेस आने चाहिए अगर कोई क्वेश्चन हमसे करता है. फिर दूसरा ये डिफरेंस है कि लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ क्राइम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है. तो जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ क्राइम के डिफरेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो बेसिक डिफरेंस होता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, जो कमिट करता है उसको हम टॉर्ट फिजर बोलते हैं,
tortfeasor. The person who is committing the tort, he is called as tortfeasor. और जो पर्सन क्राइम को कमिट करता है, he is known as offender. इसमें आपका क्रिमिनल सूट फाइल होता है, इसमें आपका सिविल सूट फाइल होता है. प्रोसीडिंग टेक्स प्लेस इन दी सिविल कोर्ट, और यहाँ पे जो प्रोसीडिंग होती है वो आपकी क्रिमिनल कोर्ट में होती हैं. द रेमेडी इन दी लॉ ऑफ टॉर्ट. अब लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या डैमेजेस मिलते हैं? क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है, राइट. इन रेमेडी इज टू पनिश द ऑफेंडर. यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है ऑफेंडर को. लेकिन जब हम टॉर्ट की बात करते हैं, यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलती, यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं. यहाँ पर आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, जो डिफरेंस हमने लॉ ऑफ टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में भी कवर किया था. देन आफ्टर दैट इट इज़ नॉट कोडिफाइड एज इट डिपेंड्स ऑन द जजेस मेड लॉज. जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो कोडिफाइड लॉ नहीं है. ये हमने पहले ही किया है आपका कि ये ब्रिटिश लॉ से डेवलप हुआ है, जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हैं उनसे डेवलप हुआ है, जो जजमेंट से बन करके आया है, राइट. जितनी भी ब्रिटिश लॉ की जजमेंट्स हैं उनसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट बनाया है. तो लॉ ऑफ टॉर्ट एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये मोर अबाउट प्रिंसिपल बेस्ड लॉ है, जजेस बेस्ड लॉ है. लेकिन जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, ये कोडिफाइड लॉ है. जैसे अभी तक हम आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस की बात करते थे, अब उसकी जगह आपको पीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए हमें पढ़ने को मिलता है. प्राइवेट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल आर वायलेटेड. लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होता है? प्राइवेट राइट का वायलेशन होता है. लेकिन यहाँ पर आपके पब्लिक राइट का वायलेशन होता है, तो हम उसको क्राइम कर रहे हैं. तो लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है? ऐसे ऑफेंसेस को कवर किया जाता है, ऐसे रॉन्गफुल एक्ट को कवर किया जाता है जो लेस सीरियस इन नेचर होते हैं. लेकिन जब हम क्राइम की बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ ऐसे ऑफेंसेस को कवर करता है जो बहुत सीरियस इन नेचर होते हैं. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ क्राइम. और उसके बाद एक ओवरव्यू है जिसको हम करेंगे, उसके बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू दी अदर वीडियो. आप देखो, जैसे हम टॉर्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें नो फॉल्ट लाइबिलिटी है, जिसको हम आने वाले उसमें कवर करेंगे, जिसमें आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है, जिसको हमने अलग रखा है इस वीडियो से, बिकॉज दैट इज एन कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन. फिर उसके बाद टॉर्ट में किस टाइप की इंजरी होती है टू दी पर्सन, रॉन्गफुल डेथ, असॉल्ट, बैटरी, जिनको हम आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फिर उसके बाद किस टाइप के डैमेजेस दिए जाते हैं और क्या क्या डिफेंसेस होते हैं जो आप ले सकते हैं, और प्रॉपर्टीज को लेकर के क्या क्या डैमेजेस हैं. दिस इज ऑल विल बी डूइंग इन दी अपकमिंग क्लासेस. So in today's class, this video is still here only, where we have done tortious liability. Now if you want to efficiently prepare for this CLAT 2026 examination, this is something you can look for. We have a very comprehensive study material. Along with that, if you cannot afford, you can go on the KP exam prep app. There you can get access to all the study material that is really available there, and you can practice through these YouTube lectures. Again, we wish you the best for your CLAT 2026 exam. KP classes, dedicated to excellence.